नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने पहली बार सौर वायुमंडल में प्रवेश किया और मंत्रिमंडल द्वारा चुनाव सुधार विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया। हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक वाणिज्य और भू राजनीतिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। ये पूंजीगत समर्थन और तकनीकी सहयोग को आसान बनाकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। स्वीकृत कार्यक्रम भारत की डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। ये जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का दोहन करने के लिए अत्यधिक कुशल रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत व्यापक प्रोत्साहन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत प्रणाली विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाना। ये मिशन इन सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम्स पर योजनाओं के कुशल और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब यानी एसएफडीएफ की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता समान स्तर या समान आधार पर प्रदान की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारें इसमें अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ हाईटेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगी। सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां डिजाइन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना शीर्ष घरेलू कंपनियों को 5 वर्ष के लिए निवल बिक्री पर पात्र व्यय के 50% तक, उत्पादन डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन और 6% से 4% के उत्पाद डिप्लॉयमेंट से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज, चिपसेट आदि के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एससीएल के आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही इकाइयों की स्थापना भी करेगा, जैसे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओसेट इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमोदित इकाइयों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम से कम 15 ऐसी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अगली खबर कृषि क्षेत्र से। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला योजना है। ये विशिष्ट गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए समन्वित निवेश प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल और जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि करना है। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटक और वर्ष 2021 से 26 के लिए इसके विकास लक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के। ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत है। इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021 से 26 के लिए विकास या लक्ष्यों की बात करें तो इसमें कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि तक विस्तारित करना शामिल है। इसके अलावा इसके तहत परिचालित 60 परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जनजातीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समावेशन मानदंड में ढील दी गई है। इसके अलावा इसके तहत 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं रेणुका जी बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो कि उत्तराखंड में है, इसके लिए केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। हर खेत को पानी
ये भी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत तक भौतिक पहुंच में वृद्धि और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। सतही लघु सिंचाई एवं जल निकायों के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, पुनर्स्थापना के माध्यम से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना इसका प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके अलावा भूजल घटक का लक्ष्य 1.52 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन करना है। जल संभर विकास, जो कि भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है, इसका उद्देश्य मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण, व्यर्थ अपवाह को रोकने और जल संचयन और प्रबंधन से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा संचित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित सिंचाई के तहत लाने के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा संचित या निम्नीकृत भूमि को शामिल करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करना है और स्प्रिंग शेड्स के लिए विकास के प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का चौथा घटक प्रति बूंद अधिक फसल है। ये कुशल जल परिवहन और सूक्ष्म जल अनुप्रयोग उपकरण जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि को बढ़ावा देना है। इस घटक को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र से। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने पहली बार सौर वायुमंडल में प्रवेश किया है। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल या कोरोना क्षेत्र से होकर गुजरा है। ऐसा माना जाता है कि पार्कर ने आल्फ वेन की महत्वपूर्ण सतह को पार कर लिया है। दरअसल आल्फ वेन एक ऐसा बिंदु है जो सौर वायुमंडल के अंत और सौर पवन के आरंभ का सूचक है। ये मिशन नासा के लिविंग विद स्टार प्रोग्राम का भाग है। इसका नाम एक भौतिक विज्ञानी यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तावित की थी कि तारे ऊर्जा कैसे निर्मुक्त करते हैं। इसका उद्देश्य ये पता करना है कि सौर कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और ऊष्मा कैसे संचरण करती है। साथ ही ये इसका भी अन्वेषण करेगा कि सौर पवन के साथ साथ सौर ऊर्जावान कणों को गति कैसे प्राप्त होती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने तथा सौर पवनों की छवि बनाने के लिए डिजाइन किए गए 4 उपकरणों का एक समूह है। ये अपने फ्लाई बाय यानी उड़ान के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर रहा है। ये सूर्य की सतह से 3.8 मिलियन मील दूरी तय करने के लिए वर्ष 2025 तक अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच जाएगा। ये सूर्य की ऊष्मा से स्वयं को बचाने के लिए लगभग 2500 फ़ारेनहाइट तापमान का सामना करने के लिए कार्बन कंपोजिट शील्ड का उपयोग करता है। इसी तरह के कुछ अन्य सौर मिशन हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर, भारत का आदित्य L1 मिशन। सोलर प्रोब मिशन का उद्देश्य सूर्य के विकास में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने और सूर्य के कोरोना के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करना है। सौर पवनों की उत्पत्ति और विकास तथा सौर मंडल पर इसके प्रभावों के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेगा। ये मिशन ब्रह्मांड के अन्य तारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ये प्रमुख अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं या सौर विस्फोटकों के पूर्वानुमान में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगा। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक चुनाव सुधार से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित सुधार निर्वाचन आयोग द्वारा विधि मंत्रालय को दिए गए सुझावों का एक हिस्सा है। इसमें दोहराव से बचने के लिए आधार को लिंक करना, एकल मतदाता सूची और रिमोट वोटिंग शामिल है। इसके प्रमुख प्रावधानों में सेवा मतदाताओं से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में पत्नी शब्द को पति या पत्नी के साथ बदलकर विशेष प्रक्रिया द्वारा मतदान को लिंग तटस्थ बनाया गया है। वर्तमान कानून सैन्यकर्मी की पत्नी को एक सेवा मतदाता के रूप में नामांकन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन एक महिला सैन्यकर्मी के पति को नहीं। प्रत्येक वर्ष नामांकन के लिए 4 अलग अलग तिथियों की अनुमति प्रदान करके पहली बार मतदान करने वालों के लिए नामांकन कार्यक्रम को आसान बनाना शामिल है। आपको बता दें कि आरपीए वर्तमान में केवल एक बार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों के लिए मतदाता पंजीकरण की अनुमति देता है। मतदाता प्रमाणीकरण के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ये मतदाता सूची में फर्जी और नकली प्रविष्टियों को हटाने तथा प्रवासी मतदाताओं को अपने मतों का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना को पूर्ण करने में मदद करेगा। निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर की आवश्यकता के लिए अधिकार प्रदान किया गया है, जो केवल मतदान केंद्र बनाने या मतपेटियों के भंडारण तक ही सीमित था।
अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव जया जेटली की अध्यक्षता वाले केंद्र के कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित है। इस कार्यबल का गठन मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों की जांच के लिए किया गया था। इसमें विवाह के लिए वैध आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कम आयु में विवाह लड़कियों को सामान्य लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक से वंचित करता है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बच्चों का पोषण स्तर माता की आयु पर निर्भर करता है। कम आयु में विवाह का मतलब है श्रम बल में महिलाओं की संख्या का कम होना। वहीं इसके विपक्ष में भी कई तर्क दिए गए, जैसे कि पुत्र प्राप्ति को वरीयता और अत्यधिक निर्धनता की वजह से कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग चयनात्मक गर्भपात के बढ़ते प्रचलन जैसे अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अवैध विवाहों के लिए विवश हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 21 वर्ष की होने तक लड़कियों का अपने निजी मामलों में कम अधिकार होगा। भारत में लड़कियों के विवाह से संबंधित और भी कई कानून हैं, जैसे कि सम्मति आयु अधिनियम 1891। इसमें विवाह की आयु का उल्लेख किए बिना लैंगिक संबंधों के लिए सहमति के लिए आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो कि शारदा अधिनियम के रूप में लोकप्रिय है, इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। वहीं वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक विदेश नीति से संबंधित है। हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक वाणिज्य और भू राजनीतिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर वार्ता के 8वें संस्करण की मेजबानी करते हुए भारत ने इस क्षेत्र के महत्व और इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। IOD इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ट्रैक 1.5 फोरम है, जहां अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी और गैर आधिकारिक अभिकर्ता एक साथ काम करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र का काफी महत्व है। ये विश्व के आधे कंटेनर जलयान और विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इसी महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं। विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं होर्मुज, मलक्का और बाबल मंदेव जल संधियां। ये चोक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 1/3, वैश्विक भूभाग का 25% और वैश्विक तेल और गैस भंडार का लगभग 40% शामिल है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में कई पहलें आरंभ की हैं। अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आदि के लिए ये प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता हैं। विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, इसका उद्देश्य भारत के भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है। समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम में कमी आदि पर ध्यान देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर पहल और अन्य पहले हैं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जो कि समुद्री सहयोग में वृद्धि करने के लिए है, और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। आइए अब आपको बताते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण संक्षिप्त खबरों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लिंचिंग रोधी विधेयक। भीड़ के हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक लिंचिंग रोधी विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ राज्य पहले ही लिंचिंग रोधी कानून पारित कर चुके हैं। विधेयक में लिंचिंग करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक व्यक्ति को घायल करने के लिए कारावास और लिंचिंग करने वाली भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची। हाल ही में लद्दाख के सांसद द्वारा लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है। छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। ये उच्च स्वायत्तता वाले स्वायत्त जिलों और परिषदों के गठन की अनुमति देता है, ताकि स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकें। रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के यानी 2000 रुपए तक के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में शामिल होने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन देन के मूल्य का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का लाभ ये होगा कि योजना में शामिल बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण में सुविधा प्रदान की जाएगी। बैंक सुविधाओं से वंचित और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के विकल्प प्रदान करेगा। मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड। कठोर मुद्रास्फीति के बीच आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों से आईआईबी की संभावित मांगों को समझने के लिए कहा है। विश्व स्तर पर आईआईबी यानी कि मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड को पहली बार वर्ष 1981 में ब्रिटेन में जारी किया गया था। भारत में आरबीआई ने वर्ष 2013 में आईआईबीज को जारी किया था। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद निवेशक को निरंतर रिटर्न या प्रतिलाभ प्रदान करता है। मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉन्ड यानी आईआईबी का मुख्य उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना और निवेशक की रक्षा करना है। आईआईबी में प्रयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत को कृषि में अधिक जिंक का उपयोग करने की आवश्यकता है। पौधों में जिंक की कमी की वजह से फसल उत्पादन और पोषण गुणवत्ता में कमी आती है। जिंक एक सूक्ष्म खनिज है। पौधों को इसकी कम मात्रा की जरूरत होती है। लगभग 100 एंजाइमों को महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 40% कृषि मृदा या लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जिंक की कमी है। जिंक की अधिकांश कमी पश्चिमी भारत, मुख्य तौर पर राजस्थान और मध्य तथा दक्षिण भारत की मृदा में पाई जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की प्रणेता होगी। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग किया जाता है। ये परियोजना देश के दूर दराज के क्षेत्रों को विकार्बनीकरण का लाभ प्रदान करेगी। साथ ही इसकी विशेषताओं जैसे कि संधारणीयता या फिर भंडारण करने में आसानी आदि की वजह से स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। लेजर हथियार। अमेरिकी नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक लेजर हथियार का परीक्षण किया। अदन की खाड़ी पूर्वी अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है। किसी वस्तु पर प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण को स्थिर रूप से केंद्रित करके लेजर छोटे ड्रोन से लेकर उड़ने वाली मिसाइलों तक कई वस्तुओं को जला या नष्ट कर सकता है। ऐसे हथियारों को निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में भी जाना जाता है, जो अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रकाश की गति से गमन करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भी ड्रोन के विरुद्ध उपयोग के लिए एक व्हीकल माउंटेड हाई पावर लेजर निर्देशित ऊर्जा प्रणाली विकसित की है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। कोलकाता की दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गई है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर ही समाप्त नहीं होती है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं, जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं, जैसे कि मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव आदि। भारत से अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत रंगमंच है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रम्मन, छऊ नृत्य, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो कि राजस्थान का है, केरल का मुडियेट्टू, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प जंडियाला गुरु के ठठेरे पंजाब का, और नौरोज, योग और कुंभ मेला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।